सारे भाइयों ने राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और आज जो हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं हमारे गांव की हैं भाई। साक्षी मलिक हिंदुस्तान की एक स्टार रेसलर और ओलंपियड, और भाई हिंदुस्तान की आन बान शान बहन साक्षी मलिक। बहन जी नमस्ते। बहन जी ठीक ठाक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो प्रैक्टिस पे थे? हाँ प्रैक्टिस चल रही थी जी। ठीक ठाक एक्सरसाइज हो रही है? बढ़िया। बिल्कुल स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ। फिट कती? कत्ती फिट। तो बहन जी मैं चाहूँगा एक बार अपना परिचय आप दर्शकों को दो। नमस्कार, मैं साक्षी मलिक, ओलंपिक मेडलिस्ट, पद्मश्री अवार्डी। तो बहन जी कितने पढ़े लिखे हो आप? मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन MA। एंड हाइट वेट? मेरा वेट है 65 kg और मेरी हाइट है 5'5". जब ओलंपिक में गए वहाँ मेडल लेके आए तब कितना वेट था? जब मेरा वेट था अराउंड, जब मेरा रहता था 60 के अराउंड, और 58 में मैं खेली थी। तो साक्षी जैसे क्या है कि वैसे तो हमारा जो गांव है मोखरा, वहाँ पहलवानी घर घर में खून में है पहलवानी, लेकिन एक लड़की के लिए थोड़ा अजीब सा था। अपने कैसे आपके मन में आया कि भाई मैं एक रेसलर बनूं? मेरा जी शुरू से ही खेलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और जैसा मेरे पापा ने बताया, दादाजी थे, जब तक ऐसी कोई बात नहीं, जब तक मैंने कुश्ती शुरू नहीं की थी, तो मैंने जब खेलना शुरू किया तो पापा ने बताया कि दादाजी पहलवानी करते थे गांव में मिट्टी में। तो मेरा भी इंटरेस्ट था खेलों में। फिर पास में स्टेडियम था तो वहाँ जिम्नास्टिक होती थी, कुश्ती होती थी, और एथलेटिक्स के बहुत सारे खेल होते थे। तो मैंने सारे गेमों में जाके देखा, तो मुझे कुश्ती में ही बड़ा इंटरेस्ट, मेरा मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैंने देखा वहाँ लड़के कर रहे थे, एक दो लड़कियाँ भी कर, खानदानी गेम था और ख़ानदानी गेम था। और दादा दादी से मुझे इतना लगाव अभी भी है। दादा दादी रहे नहीं, लेकिन अभी भी मेरे को दादा दादी से इतना लगाव है कि बस फिर मुझे यूँ हो गया कि हाँ, दादा ने भी पहलवानी की थी तो मैं भी पहलवानी ही करूँगी। तो आपने पहलवानी स्टार्ट कर? जी। तो किस एज से आप पहलवानी करने लग रहे हो? मैं 12-13 साल की थी जी। जब से लग? हाँ, जब से लग रही हूँ। तो 16-17 साल हो गए जी। 16 साल 17। जैसे बहन क्या होता है कि एक लड़की जब फील्ड में बाहर निकलती है, भाई लड़के तो देखो कुछ भी कहाँ भी घूम लेते हैं, आपको भी पता है। तो क्या घर वालों ने स्टार्टिंग में किसी ने ये भी कहा रहने दे साक्षी पढ़ ले या कुछ, या मतलब भाई सहयोग करा ना, जो जैसे मेरे माता पिता उन्होंने तो सहयोग ही किया हमेशा। स्कूल में भी मैं जाती थी और थोड़ा मुश्किल था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। और ट्यूशन्स भी थे, 2 तरीके के ट्यूशन्स थे मेरे, मैथ का, साइंस का, फिर 2 टाइम ट्रेनिंग भी थी। तो मैं थकती थी, और तो उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया कि बेटा मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी। घर वालों ने तो इतना साथ दिया, लेकिन जो और लोग थे जैसे बाहर के आस पड़ोसी, वही की कुश्ती जैसे खेल में है ये टांग खींचने वाले। हाँ, टांग खींचने वाली, इसका क्या होगा, इसका शरीर लड़कों जैसा हो जाएगा, इससे कौन शादी करेगा, और इसको छोटे कपड़ों में बाहर निकलना पड़ेगा, या आपको पता ही हमारा एक सिंगलेट है कॉस्ट्यूम। तो इस तरीके की बातें बहुत सारी उठी, लेकिन पेरेंट्स ने कभी मेरे तक पहुंचने नहीं दी और हमेशा मेरा साथ ही दिया। साक्षी आपके फादर जो हों क्या काम करते हैं? मेरे फादर जी DTC में हैं, कंडक्टर थे, अभी टिकट चेकिंग का करते हैं जी। तो जैसे आपने चुन लिया कि भाई अब तो मुझे गेम ही करना है, आपके ना कोच जो होते हैं, जब आप मेडल लेके आए इंडिया के लिए, जब आप मेडल जीता तो कोच के ऊपर काफ़ी बातें हुई थी, आपको याद होंगी। तो आज आप ये खुलासा करो आपके एक्चुअल कोच कौन है जो आपके स्टार्टिंग के गुरु रहे हैं? जी, मैं इसके बारे में खुल के बताना चाहूँगी। ये बहुत सारे सवाल उठे हैं। सबसे पहला तो जब मैंने कुश्ती शुरू की थी तो ईश्वर सिंह दहिया जी थे मेरे कोच, मेरे बिल्कुल जो जिसने मुझे कुश्ती की शुरुआत सिखाई, ABCD जो बताई। हाँ, मुझे खड़ा होना सिखाया कुश्ती के उसमें। तो वो 2009 में वो 10 में रिटायर हो गए, और फिर उसके बाद एक मनदीप सर हैं, वो पहले ने उन्होंने NIS नहीं की थी, लेकिन उन्होंने उसके बाद करने के बाद फिर वो हमारे वहाँ पे स्टेडियम में कोच लग गए। तो लगातार उन्होंने ओलंपिक्स तक मेरी मेहनत करवाई। अभी छोटराम स्टेडियम में? अभी भी छोटराम स्टेडियम में कोच है। फिर मेरे कोच वो बने, और उसके बाद ओलंपिक के 1 साल बाद मेरी शादी हो गई, और अब 3-4 साल से मैं यहीं हूँ। तो कोच तो देखो सभी को ही मानती हूँ मैं, जो पहले थे जिन्होंने खड़ा होना सिखाया, फिर जिन्होंने आगे सपोर्ट किया, और जो अब सपोर्ट कर रहे हैं मेरे फादर इन लो, अभी उन्हीं का ही अखाड़ा है सत्यवान अखाड़ा, उनका नाम है सत्यवान कादियान। तो अभी फ़िलहाल मेरे वो कोच हैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल से मैं उनके अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ।
जैसे साक्षी आप आपने कुश्ती चुन ली, अब ये थोड़ी है कि भाई कुश्ती चुनते ही आपको ये स्टार रेसलर बन गए, अपने स्टेप टू स्टेप ऊपर आके आए, तो क्या स्ट्रगल भी, अब जो अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बोलोगे? बिल्कुल स्ट्रगल की तो सर पूछो मत। जैसे मैंने कुश्ती शुरू की थी तो घर वालों ने इतना साथ दिया कि मुझे स्कूल में भी अच्छे में पढ़ाते थे। डीएवी स्कूल उस टाइम का तो माना जाना स्कूल था, अब तो बहुत खुल गए हैं, ये स्कॉलर्स रोजरी और जीडी गोयनका बहुत खुल गए, लेकिन उस टाइम पे डीएवी सबसे माना जाना स्कूल था। तो 6 बजे सुबह स्कूल की बस आती थी और उससे पहले मैं 4 बजे प्रैक्टिस पे जाती थी, फिर 6 बजे फटाफट रेडी होके मैं बस स्टैंड पे आती थी स्कूल के लिए, फिर आके मैं एक मैथ्स का ट्यूशन करती थी, फिर शाम की ट्रेनिंग करती थी और फिर शाम को साइंस का ट्यूशन करती थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल था। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि ज़्यादा टफ हो गया, क्लासेस में मैं आगे बढ़ती गई तो थोड़ा डीएवी स्कूल वालों ने भी ये कर दिया कि नहीं आपको रेगुलर ही आना पड़ेगा, मतलब छूट इतनी नहीं दी क्योंकि पीरियड मिस नहीं होने देते। फिर मैंने वैश पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया तो वो स्पोर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा मानते थे, तो उन्होंने मेरी असेंबली भी माफ़ कर दी कि आप असेंबली में मत आओ, आप एक आधे दिन का रेस्ट भी ले सकते हो, क्योंकि पहलवान इतना टफ गेम है कि आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो मैं सेक्टर 3 से और यहाँ रेलवे फाटक तक मैं साइकिल पे आती थी प्रैक्टिस करके सुबह 4 बजे, और फिर साइकिल पे जाके वापस मैं ट्रेनिंग करती थी। तो ये स्ट्रगल काफ़ी सालों तक चला। साइकिल के बाद घर वालों ने स्कूटी दिलाई जैसे जैसे अचीवमेंट्स बढ़ी, और जैसे तो इतना स्ट्रगल था कि खाने का टाइम भी नहीं मिलता था। मुझे याद है, अब मुझे इस चीज़ पे हंसी आती है कि अब मैं वो चीज़ खाती भी नहीं हूँ, समोसे वगैरह। तो कई बार लंच तो मैं जल्दी कर लेती थी, सुबह 4 बजे से मैं उठी होती थी, खाना मैं स्कूल में पहले ही खा लेती थी। तो मुझे याद है कि मैं साइकिल चलाते चलाते मैंने हाथ में खाना खाया हुआ है कि जल्दी खाएगी तो डाइजेस्ट होगा, फिर मुझे 4 बजे शाम को फिर पहलवानी करनी है। तो मैं साइकिल पे चलते चलते ही अपना जो भी खाना होता था वो खाती थी, फिर शाम की ट्रेनिंग करके फिर ट्यूशन। तो स्ट्रगल तो एक पहलवानी लाइफ में बहुत है, ये तो एक मैंने रूटीन बताया है, और मेहनत का जो अलग स्ट्रगल है। कुश्ती एक इतना मुश्किल गेम है कि हर एक चीज़ करनी पड़ती है, स्पीड भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, एजिलिटी भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, और रिएक्शन टाइम भी चाहिए कि अगला अटैक करने के लिए आ रहा है तो डिफेंस करना है। बड़े जितना दिमाग चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे प्राउड है कि मैं कुश्ती की खिलाड़ी हूँ। तो साक्षी, जैसे आपके एक बार अचीवमेंट बताओ अपने स्टार्टिंग से और ओलंपिक तक क्या क्या जीता, कहाँ कहाँ आपने गेम किए? मैंने कैडेट से शुरू किया, जैसे छोटे बच्चों से शुरू करते हैं तो 3 साल कैडेट के होते हैं, फिर 17 से 20 फिर जूनियर होता है, फिर 20 के बाद बंदा सीनियर में आ जाता है। तो मेरे 3 साल कैडेट नेशनल में मेडल थे, फिर 3 साल लगातार जूनियर नेशनल में गोल्ड था, और मेरे सीनियर में 7 बार मैं नेशनल चैम्पियन बनी हूँ। और उसके अलावा इंटरनेशनल मेडल्स भी काफ़ी है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा सिल्वर था, 2018 में मेरा ब्रॉन्ज था। बहुत सारी सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, जूनियर वर्ल्ड में मेरा मेडल है, फिर ओलंपिक्स में है, और कई जगह ऐसे फ्रेंडली टूर्नामेंट्स है। यूएसए एक टूर्नामेंट होता है देवशल, तो उसमें किसी भी लड़की का आज तक इंडियन लड़की का गोल्ड नहीं आया, उसमें मेरा गोल्ड है। तो यही अचीवमेंट्स है, और बाकी तो अभी इतना देश और जनता प्यार दे रही है कि सब लोग जानते ही हैं मेरे अचीवमेंट्स के बारे में। तो साक्षी, जैसे क्या है कि जो स्टार्टिंग में आप चले, तो स्टार्टिंग में आपके कंपटीशन में कौन पहलवान कौन थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहा, टफ कंपटीशन रही? काफ़ी थी, जैसे आपको पता है बहुत छोटे से मैंने शुरू किया, फिर जैसे जैसे साल बढ़ते गए वेट भी बढ़ता गया, अपोनेंट्स भी चेंज होते गए, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अपोनेंट्स तो गिनवाने लग जाऊंगी तो बहुत लंबी लिस्ट शामिल हो जाएगी। तो जैसे जब मैंने बताया कि कैडेट में अलग अपोनेंट्स थे, फिर मैं जूनियर में हुई, तो जूनियर में फिर सीनियर में आने के बाद अपोनेंट्स बदल गए, तो बहुत सारे अपोनेंट्स थे। जब आप ओलंपिक के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने क्वालिफाई किया होगा, तो वहाँ किन के साथ फाइट? हाँ, वहाँ मैंने क्वालिफिकेशंस में मैंने गीता फोगाट को हराया था, तभी मुझे मौका मिला था। वो पहली भारतीय ओलंपियन हैं जिन्होंने ओलंपिक में हमारा भी हौसला बढ़ाया कि इंडिया की लड़कियां भी ओलंपिक्स में जा सकती हैं। वो 2012 के लंदन ओलंपिक्स में गई थी, तो उससे हमारा भी बहुत हौसला बढ़ा था कि हाँ, अगर एक लड़की जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते ओलंपिक्स में, और जा सकते हैं तो मेडल क्यों नहीं ला सकते। साक्षी, जैसे भाई
घर वाले तो लगभग सबके सहयोग कर ही देते हैं, घर वाले सहयोग करते तभी एक पहलवान बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं। सहयोग के बिना तो जी कुछ नहीं हो सकता। तो बाहर भी कोई ऐसा बंदा है आपकी लिस्ट में जिसने बहुत ज़्यादा आपका सहयोग किया हो, जिसका आपकी लाइफ में कुछ अहम योगदान हो? सबसे पहले तो घर वाले हो गए, फिर कोचिज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक पहलवान की लाइफ में। कोच भी हमेशा साथ थे, हार में जीत में हमेशा हौसला बढ़ाना। फिर जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, वो भी अर्जुन अवार्डी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं, तो उन्होंने भी बहुत मेरा सपोर्ट किया। हम सेम स्कूल में पढ़ते थे, वैश में ही थे, तो हम तब से एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद बाहर भी हम बहुत सारे कंपटीशन साथ खेले हैं। 2014 में हमारा साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया था। तो हमारी बातचीत तो थी नॉर्मल ऐसे, क्योंकि हम सबसे बात करते हैं। एक अच्छे पहलवान से बात करता है अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। तो और एक रेसलर ही अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो इनका इतना ज़्यादा सहयोग रहा है। ओलंपिक से पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि ठीक है, मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आप जाओ, आप जीतोगे मेडल, श्योर आप में वो कैपेबिलिटी है। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया और अभी तक हौसला बढ़ाते आ रहे हैं। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड है पहलवानी करते हैं, मेरे फादर इन लॉ भी पहलवान थे, ओलंपियन थे, अर्जुन अवार्ड के दादाजी और मेरे दादाजी भी। तो पहलवानी से इतना प्यार था कि भगवान ने सब कुछ पहलवानी का ही दे दिया। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट अभी मेरी इस फैमिली से भी मुझे मिल रहा है। साक्षी, जैसे बहन आपने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन जब आप ओलंपिक में किसी का नाम आता है, आप ओलंपिक में गेम दिखाओगे, खेलोगे, तो उस टाइम मतलब कैसी फीलिंग थी? मतलब एकदम से विश्वास भी नहीं होगा कि मैं ओलंपिक जा रही हूँ? नहीं, मेडल आने पे तो देखो खुशी हुई थी, लेकिन क्वालिफाई करने पे उससे भी ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि सपना था ओलंपिक्स में जाना। क्या होता है ओलंपिक्स में जाके देखना कि कैसा विलेज होता है, किस तरीके के एथलीट्स होते हैं। आपको पता है ओलंपिक तो ऐसा वो है कि दुनिया भर के टॉप क्लास के एथलीट्स वहाँ पे आते हैं। तो मेरी वो बहुत पिक्चर्स भी दर्शकों ने देखी होगी कि मैं रोते हुए कोच ने मुझे संभाला, तो विश्वास ही नहीं हुआ। और बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि इतने सालों से मैं उस चीज़ के लिए लगी हुई थी। और वो जो जब सपना पूरा होता है तो उसकी जो उसकी फीलिंग्स है वो कभी मैं शब्दों में नहीं बता सकती। जैसे आपने बताया भाई, माहौल ही कुछ अलग था। तो रियो ओलंपिक था, वो किस तरह का माहौल रियो में था उस टाइम पे? ओलंपिक के दौरान आप वहाँ गए, अपने दुनिया को देखा, तो कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे रेसलर थे, क्या माहौल था विदेश में? रेसलर ही नहीं, एथलीट थे। मतलब बहुत सारे गेमों के मैंने बड़े बड़े एथलीट्स को देखा और बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ियों में आज हूँ और खड़ी हूँ यहाँ पे। तो बस वो बहुत ही वो जो 14-15 दिन मैं ब्राज़ील रियो में रही, तो वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था। डेली मैं अच्छे खिलाड़ियों से मिलती, उनको देखती और उन रहन सहन देखती। हम सब एक डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे हैं और तो बहुत ही मज़ा आ गया जी, घना मज़ा आ गया। तो साक्षी, जैसे आप ओलंपिक में लास्ट में आके हार गए, हारने के बाद आप दोबारा आपने वापसी करी, जीते। पहले तो हार मिली आपने, पहले उसके बारे में बोलो। देखो, हार जीत तो एक एथलीट की लाइफ में चलती रहती है, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। तो वही बात है, हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो फिर ठीक है, खुशी मनाएंगे और गलतियों के बारे में सोचना बंद कर देंगे। तो जितना भी मैंने पिछले कुछ महीनों में गलतियां की हैं और जिनकी वजह से मैं हारी हूँ, तो मैं उन पे अब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही हूँ कि मैं दोबारा से वो गलतियाँ ना करूँ और मैं जीतूँ और देश के लिए क्वालिफाई करूँ और दोबारा से ओलंपिक मेडल लेके आऊँ। जैसे ओलंपिक में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता और जब आप इंडिया में आए, तो मुझे याद है जब आप आए तो अपने गांव में, मोखरा गांव में आपका मान सम्मान हुआ था। क्या बात थी! इतना तो मैंने रियो ओलंपिक में भी नहीं लगा जहां आपका मान सम्मान यहाँ हुआ, तो उसके बारे में। बिल्कुल जी, एक तो मेरा गांव था और सब लोग पहले से ही जानते थे। मैंने पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स और इसमें मेडल दिए थे और जब मैं ओलंपिक से मेडल जीत के आई तो इतना मान सम्मान, इतना प्यार जो दिया गांव वालों ने, और सब ने ही दिया। गांव वालों ने तो स्पेशल दिया ही, क्योंकि मैं बेटी हूँ मैं उस गांव की। तो इतना मान सम्मान दिया कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं
कहीं से भी मतलब गांव में निकल रही थी तो सब लोग ये सोच रहे थे कि साक्षी एक बार हमारे घर में कदम रख ले, हमारे घर का पानी पी ले, हमारे घर से दूध पी ले। और कई ऐसे भी देखे गांव में किसान लोग कि उनके पास नॉर्मल कमाई है और वो मुझे अपनी गोद से 1000 के नोट, 500 के नोट निकाल के दे रहे हैं। तो मुझे इतना भावुक महसूस हुआ उस टाइम पे कि चलो ठीक है, इतना मान सम्मान कि मुझे उस टाइम मुझे रोना भी आ रहा था कि मेरे साथ मेरे पापा खड़े थे, मम्मी खड़े थे कि इनको बोलो ना कि वैसे ही आशीर्वाद दे, ऐसा ना करें, क्योंकि उनकी कमाई नॉर्मल है। और बस मैं इस बारे में क्या बोलूं कि लोग इतना प्यार दे रहे थे कि किसी ने भी नहीं सोचा, सब कोई 1000 कोई 2000, और इतना खुशी हो रही थी उनको कि, और मेरे लिए भी वो बहुत गर्व का पल था। साक्षी, जैसे ओलंपिक में शायद आपका पहला मेडल था, आपने ही शायद इंडिया को पहला मेडल दिलाया, ये सच है? हाँ बिल्कुल, पहला मेडल मेरा ही था। काफ़ी दिन हो गए थे इंडिया का कोई मेडल नहीं आ रहा था। जाने माने जो हैं एथलीट हैं वो भी हार रहे थे, तो कहीं ना कहीं हौसला टूट रहा था कि इंडिया का अभी तक एक भी मेडल नहीं आया, इतने दिन हो गए हैं। तो बस मुझे ये था कि हाँ, तेरा सपना है और तूने अच्छा करना है और तू शायद शुरुआत कर सकती है, और वो शुरुआत मैंने की और मेडल मिला। तो जैसे हर किसी का कोई बेस्ट होता है, हर कोई किसी को देख के सीखता है, भाई मैं भी इसके जैसा होता हूँ। तो साक्षी, आपका भी कोई बेस्ट रेसलर है वोमेंस में और मेंस में? देखो, जब कुश्ती की शुरुआत हुई थी 2008 में, तो सुशील पहलवान जी का ओलंपिक में मेडल आया था। तो मैं ये सोचती थी कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनका ओलंपिक में मेडल आ गया, और ऐसे क्या ट्रेनिंग करते हैं वो, क्या खाते होंगे, किस तरीके की ट्रेनिंग करते होंगे। फिर 2012 में सुशील पहलवान जी, योगेश्वर पहलवान जी दोनों का आ गया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया। हम कई टूर्नामेंट्स में साथ गए। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशील पहलवान जी भी थे, योगेश्वर पहलवान जी भी थे। तो हौसला बहुत बढ़ाया उन्होंने कि हाँ आप कर सकते हो, हम भी तो मेडल लेके आए हैं। और उनको देख के ही बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा कि अगर इंडियन जाके ओलंपिक्स में मेडल लेके आ सकते हैं 2-2, तो हम भी कर सकते हैं। तो इंडिया में तो सुशील पहलवान जी और योगेश्वर पहलवान जी हैं जिन्होंने कुश्ती को इतना जो ऊपर लेकर गए। मान लो वो आपके बेस्ट हैं? हाँ, और बेस्ट तो हैं ही जो कुश्ती को जिन्होंने इतना ऊपर तक लिया। और लड़कियों में? लड़कियों में तो लड़कियों में काफ़ी हैं, जैसे सीनियर्स हैं मेरी, लेकिन विदेश की एक लड़की है जो मैं बताना चाहूँगी, 4 बार की ओलंपिक चैंपियन है, जो मेरे ही वेट में फर्स्ट पोडियम पे खड़ी थी। तो एक बार मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गई थी और मैंने सुना था कि जापानी की लड़कियां बहुत ज़्यादा तगड़ी होती हैं। तो मैं अपनी ट्रेनिंग ना करके मैं उसको देख रही हूँ कि किस तरीके की ट्रेनिंग कर रही है, क्योंकि मुझे पहली बार उसको देखने का मौका मिला था। वो जब तक वो 2 बार ओलंपिक का मेडल जीत चुकी, 3 बार ओलंपिक का मेडल जीत चुकी थी। 13 की बात है ये, 12 में भी उसने मेडल जीता, उसने 4 में, 8 में, 2012 में मेडल जीता। तो मैं उसको देख रही, लगातार 3 बार ओलंपिक गोल्ड कोई कैसे ले सकता है। और फिर मुझे ये था कि मुझे भी करना है कुछ, और मैं उसको देखे जा रही हूँ। फिर वही दिन मेरी मेहनत का जो रंग लाया वही दिन था कि वो लड़की फर्स्ट पोडियम पे खड़ी थी जापान की, और मैं सेम उसके साथ मैं पोडियम पे खड़ी थी। तो वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत यादगार है। जैसे आज आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का माहौल है, तो किस तरह से मेंटेन कर पा रहे हो, ट्रेनिंग कैसे कर पा रहे हो, सुबह शाम किस तरह से टाइम दे रहे हो? जैसे हमारा खुद का अखाड़ा है, फादर इन लॉ का अखाड़ा है, तो ये सबसे हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि कहीं जाना नहीं पड़ता। खुद का अखाड़ा है, हम सब कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, घर के साथ में ही है बिल्कुल। तो सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं, जो भी इतने सालों से करते हैं। अभी पता तो है ही कि सुबह शाम क्या करना है, पापा बता देते हैं कि आप ये ज़्यादा करो या ये कम करना है। जिस दिन जोर होते हैं उस दिन पापा खड़े हो जाते हैं, गलतियाँ बताते हैं। तो और हस्बैंड भी पहलवानी ही में ही हैं, तो जब इतने जने पहलवान हो गए तो अपने आप मिल बांट के बढ़िया कर ही लेते हैं ट्रेनिंग। आपने क्या है कि आप एक स्टार रेसलर हो, पूरा इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया तक आपको जानते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, जो जूनियर लोग होते हैं, जो अभी नए नए उठते हैं, वो आप लोगों को देखते हैं, ये इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो उनको भी पता लगे साक्षी मलिक किस तरह से ट्रेनिंग करती है, क्या ट्रेनिंग करती है, क्या मतलब डाइट्स लेती है, किस तरह का खाना खाती है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ वो जो जूनियर पहलवान हैं उनके लिए। सबसे पहले तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि मैं एक एक चीज़ जैसे बताऊँ बोल के।
ट्रेनिंग तो यही है कि शेड्यूल होता है, जैसे क्योंकि मैंने बताया पहले भी, कुश्ती में सभी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकत का भी, स्पीड का भी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी। तो हर दिन का सेशन अलग होता है। जैसे सुबह कई बार हम स्टैमिना पे वर्क करते हैं, दौड़ लगाते हैं बहुत ज़्यादा, कभी हम वेट उठाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा वेट उठाते हैं कि हमारे में ताकत बढ़े। कई बार हम सिर्फ मैट पे ही काम करते हैं कि हमारी टेक्निक में सुधार हो, और कई बार फाइट करते हैं ताकत लगा के पूरी। तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं। पूरे हफ्ते में वो डिसाइड, पूरा शेड्यूल बनता है कि आज हम वेट ट्रेनिंग करेंगे, शाम को हम स्पीड वर्क करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल। और डाइट में तो यही है कि घर का खाना सबसे बेस्ट है, घी दूध। और रही बात ये कि जब कंपटीशन से हम दूर होते हैं तो हम आराम से कुछ भी खा सकते हैं। हम घी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, चूरमा भी खाते हैं, हलवा भी खाते हैं, क्योंकि उस टाइम वेट बढ़ जाए तो प्रॉब्लम नहीं। जब कंपटीशन नज़दीक होता है तो थोड़ा हम प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा घी कम करते हैं, शुगर नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें वेट कंट्रोल करना होता है। तो डाइट का भी अलग अलग प्रोसेस ये नहीं है कि हम पूरा एक साल सेम ट्रेनिंग या पूरा एक साल सेम खाना खाते हैं। कंपटीशन के अनुसार हमें सब चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। साक्षी, जैसे अभी आगे ओलंपिक है, अभी कोई उस पर खास फैसला भी नहीं हुआ कि भाई कैंसिल होगा, शायद होगा ही, क्योंकि इतने तब तक तो वैक्सीन आ जाएगी। तो बहन, कौन है कंपटीशन में जिसको हराना पड़ेगा, या जिसके साथ आपको लग रहा है भाई वो उनके साथ मेरी फाइट आएगी, तो कोई है नाम? नाम तो स्पेशल कोई नहीं है। अभी वही बात है, ओलंपिक में 6 वेट हैं और एक तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, एक वेट कैटेगरी। तो काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो कंपटीटर हैं। तो बस यही है कि जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधार करके मैं ट्रायल्स जीतूं और क्वालिफाई करूं। तो बहन, जैसे आप ओलंपिक में मेडल लेके आए, तो जैसे ही आप पहले भी आप स्टार थे, ये नहीं कहूँगा, लेकिन जब ओलंपिक में कोई भी बंदा मेडल लेके आता है तो स्टारडम तो मिलता ही है, तो आपको भी मिला। साक्षी, आपने कैसे स्टारडम को मेंटेन किया, कैसे हैंडल किया, या आपके ऊपर स्टारडम आ गया, आप में ईगो आया, कुछ ऐसी बातें? देखो, वो तो ना दूसरे लोग ही बता पाएंगे कि मेरे में ईगो आया है, स्टारडम आया है या नहीं आया है। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं कहीं भी जाती हूं, किसी भी प्रोग्राम में जाती हूं या कभी किसी कंपटीशन में जाती हूं, तो बहुत सारे जूनियर पहलवान या आम जनता फ़ोटो खिंचवाने के लिए आती है। तो मेरा ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाऊँ, किसी का दिल ना दुखाऊँ। क्योंकि मैंने सुना है कई वो कह देते हैं नहीं, मना भी कर देते। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि वो मेरे साथ ही तो फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, मेरे लिए ही तो उस फंक्शन में मुझे देखने के लिए आए हैं। तो स्टारडम की बात ये, स्टारडम मेरे पे तो नहीं चढ़ा है, ना कोई ईगो है। मैं तो अपनी तरफ से ही बताऊंगी, मैं तो आज भी वही साक्षी हूँ जो ओलंपिक के मेडल से पहले साक्षी थी। बहन, क्या होता है, जैसे आप एक लड़की हो और जैसे भाई एक रेसलर हो साथ में। अब एक जो रेसलर होता है उसकी लाइफ थोड़ी अलग होती है, एक आम लड़की से उसकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है। उसको जेवर जो होते हैं, कंगन वगैरह, क्या क्या बोलते हैं, ये जो लड़कियों के बहुत सारे सिस्टम होते हैं लड़कियों के, उनसे शायद दूर ही रहना पड़ता है। तो क्या कभी ऐसा भी महसूस हुआ, शायद मैं रेसलर नहीं होती तो मैं भी लड़कियों वाले सारे फैशन करती इस तरह से? बिल्कुल भी नहीं। मैं खुश हूँ कि मैं पहलवान हूँ और मैं जेवर और साड़ी, सूट, कानों में मंगलसूत्र ये पहनने से मैं बच गई हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं एक पहलवान हूँ। और पहलवान में ऐसा हो भी जाता है कि ये सब डालने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी कुश्ती से इतना प्रेम करने लग जाता है। तो बहन, जैसे कि आज आपने इतना सारा समय दिया, प्रैक्टिस के दौरान आप हमारे साथ जिम में आके आपने इंटरव्यू दिया, एक तो मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप, और मैंने पहले भी बताया, साक्षी हमारे गांव से हैं, हमारी छोटी बहन है, तो मना तो वैसे भी नहीं करती। तो बहन जी, स्पेशल थैंक यू। मेरा भी आपको धन्यवाद और गांव वालों को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना प्यार दिया और सम्मान दिया। तो बहन जी, क्या कोई, जैसे भाई आपकी रेसलिंग जगत को या पूरे खेल जगत को कोई संदेश? संदेश तो मैं यही देना चाहूँगी कि जैसे मैं भी एक नॉर्मल परिवार से थी और पापा, मैंने बताया जैसे कि डीटीसी में कंडक्टर थे। तो सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांव में अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि, और गांव में जो टैलेंट है वो रह जाता है दब के। मैंने बहुत सारे
जब मैं बचपन में थी तो मैंने देखा कि काश वो गेम कर लेता तो वो भी आज मेरे साथ अच्छा कहीं पे उसका मेडल होता। तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि सपोर्ट करो, कहीं भी आसपास में जो भी अखाड़ा या कुछ भी पड़ता है, या कोई भी बच्चा कोई भी खेल करना चाहता है, उनका सपोर्ट करो उनको, क्योंकि पेरेंट्स साथ होंगे तो बच्चे का मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं एक नॉर्मल फैमिली और नॉर्मल बैकग्राउंड से होके ओलंपिक मेडल ला सकती हूँ, तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं, पर उनको साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात, पढ़ाई तो हो ही जाएगी, मैंने भी पढ़ाई की है, मैं खुद एमए हूँ, मैंने एमए की है, तो पढ़ाई भी साथ साथ करो जिससे नॉलेज भी बढ़ती रहे, लेकिन खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्वस्थ शरीर हमारा रहेगा, हमें कोई हारी बीमारी नहीं होगी। तो खेल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा डालोगे तो स्वस्थ भी रहोगे और हम देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट क्या है साक्षी मलिक? नेक्स्ट टारगेट तो यही है कि मैं क्वालिफाई करूं और ओलंपिक्स में दोबारा से पदक लेके आऊँ। वही भगवान हमारी बहन की सारी मनोकामनाएं पूरी करे, ये क्वालिफाई करे और ओलंपिक में अब की बार हमें ब्रॉन्ज मेडल से शायद हमारा पेटा नहीं भरा बहन, अब की बार बिल्कुल चमकता हुआ गोल्ड आपके गले में चाहिए और दोबारा से तिरंगा। जी थैंक यू, ज़रूर।